फिल्म शोले के वीरू और हम सब के चहीते धर्म पाजी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस वक्त हम मुंबई के विलेपार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि के बाहर मौजूद हैं, जहां तमाम सेलिब्रिटीज़ तो पहुंच ही रहे हैं, साथ ही बहुत बड़ी संख्या में धर्म पाजी के फैंस जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ फैंस हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्हें कैसा लगा, क्या महसूस कर रहे हैं। आप धर्म पाजी के बारे में सुन के यहाँ पर आए? हाँ, सुनता है। उनकी फिल्में देखते थे? बहुत ही एक नंबर एक्टर थे वो। कितना दुख हुआ जानने के बाद कि अब वो नहीं रहे? बहुत ही बेहद दुख हुआ। धर्मेंद्र अब नहीं रहे, सुनकर कितना दुख हुआ आपको? नहीं, बहुत ही दुख हुआ। भावुक है सुन करके। हम लोग भी काम पे हैं, लेकिन उनको देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए हम लोग बेचैन हैं। लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे। हम लोग ऐसा उनको अच्छा शो वगैरह में देखते भी रहते हैं, तो हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है। और कौन सी फिल्मों की याद आ रही है? कौन सी फिल्म उनको सबसे ज़्यादा पसंद थी आपको? सर, एक्चुअली मैं इनकी तो बहुत सारी फिल्म देखा हूँ, बट फिल्म का तो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इनकी फिल्म कभी मिस नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं, जैसे ही उनको जानकारी मिली कि धर्म पाजी अब हमारे बीच नहीं रहे, ये लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। और ये देखिए कैसे शमशान के अंदर से अब जो गाड़ियों का काफिला है वो अब बाहर निकलने लगा है। कभी वो बड़े पर्दे पे आते थे, लोगों का दिल जीत लेते थे, और हाल के दिनों में वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थे। सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम पर वो हमेशा अपने फैंस को अपने हेल्थ के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में वो जानकारी देते रहते थे। तो हर कोई उन्हें देखकर बड़ा एंजॉय करता था, हर कोई उनके स्वास्थ्य की कामना करता था। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। अब महज कुछ घंटों का समय बचा हुआ है जब राम जन्मभूमि के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको स्थापित करेंगे। तस्वीरों के जरिए कुछ दिखाता हूं। देखिए, ये मुख्य द्वार है, हम राम जी के, राम जी हमारे। और एक नए अंदाज में इस बार इस मुख्य द्वार को सजाया गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य के नाम पर इस द्वार को बनाया गया है, उनकी तस्वीर लगी है। और ये पूरी अयोध्या नगरी जो है वो रामानंदी संतों की नगरी है, और इसलिए संत रामानंदाचार्य जी को इस बार लगाया गया। और यहीं से श्रद्धालु अंदर जाते हैं और पूरी अयोध्या नगरी इस समय जगमगा रही है। नीला ऐसा लग रहा है जैसे कि दीपावली मनाई जा रही है। वो देखिए, बगल में जो भवन है जो श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है, उसे भी सजा दिया गया है। ये मुख्य द्वार है। इसी तरीके से अयोध्या में चारों तरफ जो साज सज्जा है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि देखिए, कुछ यहाँ फूल लगाने वाले जो कारीगर हैं वो फूलों से नए द्वार बनाने में लगे हुए हैं। सब यहाँ रखा हुआ है और सुबह होते ही एक नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि सैकड़ों साल के संघर्ष, वर्षों तक के कानूनी लड़ाई के बाद जब सफलता मिली तो राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और 22 जनवरी 2024 को नया इतिहास लिखा गया। लेकिन जैसे ही ध्वज स्थापित हो जाएगा तो एक और नया इतिहास होगा, यानी राम मंदिर पूर्ण रूपेण बनकर तैयार मान लिया जाएगा। क्योंकि धार्मिक मान्यता के मुताबिक जब तक धर्म ध्वज न लगे मंदिर को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो अब वो घड़ी आ चुकी है और उसमें महज कुछ घंटों का ही समय बचा है जब धर्म ध्वज मुख्य शिखर पर लग जाएगा। और मुख्य शिखर ही नहीं, जितने भी अन्य मंदिर बनाए गए हैं सभी के शिखरों पर धर्म ध्वज को स्थापित कर दिया जाएगा। 500 साल तक सनातनी समाज जिस क्षण के इंतजार में था वो सूर्योदय के साथ ही पूर्ण हो जाएगा, यानी धर्म ध्वज जन्मभूमि पर एक बार फिर लहरा जाएगा। मुजफ्फरनगर के सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया विवादों में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने चांदपुर में नवजीवन नर्सिंग होम पर अचानक निरीक्षण किया, जहां सीएमओ सुनील तेवतिया को अवैध रूप से प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया। जांच टीम को देखते ही डॉक्टर सीएमओ बाथरूम में जाकर छिप गए। 2 महीने पहले भी यही शिकायत मिली थी कि डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। महिला आयोग की सदस्य ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनके खिलाफ लिखित में कार्रवाई की जाएगी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं 2 महीने पहले आई थी और आपको मैं मना करके गई थी कि ये गैर कानूनी काम आप दूसरे जिले में आके मत कीजिए। कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, उस दिन भी मैंने, और आपने इस चीज को माना था कि हाँ मैं 300 रुपए फीस लेता हूँ, मैंने आपको पर्चे दिखाए थे। अभी आप मना कर रहे हैं। अभी हमने पूछा 300 रुपए फीस लेते हैं आप,
और अपने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ देते हैं और कम से कम इतवार में 150-200 मरीजों को देखते हैं। और 2 महीने पहले आपने कहा था कि मैम अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ कभी नहीं बैठूंगा। और ये है भी गलत, गैर कानूनी है कि आप एक जिले से आकर दूसरे जिले में बैठ रहे हैं। आप एक भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टर को, डॉक्टर ही गलत काम करे तो पब्लिक पे कितना गलत असर पड़ेगा उसका। महेंद्र ढाका, न्यूज स्टेट, बिजनौर। कानपुर देहात के एक गांव में ग्रामीणों में खून में मानक से अधिक क्रोमियम मिला है, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया है। दरअसल एनजीटी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहां पर कैंप लगाया गया था। लोगों के खून के नमूने लिए गए और इसके बाद जब रिपोर्ट आई तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल तमाम ग्रामीणों के खून में मानक से अधिक क्रोमियम मिला है, जिसके चलते वह बीमार हो गए। आपको बता दें कि रनिया औद्योगिक क्षेत्र के खान चंदपुर गाँव में बड़े पैमाने पर क्रोमियम को डंप किया गया था। बड़े पैमाने पर क्रोमियम की डंपिंग किए जाने की वजह से यहाँ पर भूगर्भ जल स्तर खराब हो गया है। वहाँ पर मानक से ज़्यादा क्रोमियम हो गया है। पेयजल पीने से लोगों के खून में ये क्रोमियम जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत लगातार खराब हो रही है। वहाँ के हैंडपंप से पीला पानी निकल रहा है और स्थानीय ग्रामीण ये पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर अल्ट्रा मैराथन कराने के बाद पर्यटन विभाग ने अब नीति घाटी में भी एक मैराथन कराने की योजना बना ली है। ये मैराथन 72 किलोमीटर की होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि इसमें तमाम रजिस्ट्रेशन कराए जाएं और जो भी जितनी भी औपचारिकता जो भी होती है, जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है, वो पूरी कराई जाए। ये इसलिए कराया जा रहा है चूँकि आदि कैलाश की यात्रा में देश विदेश से भी रजिस्ट्रेशन कराए गए थे। लोग हाई एल्टीट्यूड पर इस तरह के इवेंट में भाग लेना चाहते हैं और ये इवेंट हमेशा पर्यटन को प्रोत्साहन देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये एक नीति घाटी में अगले साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से ठीक पहले गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद एक 72 किलोमीटर की मैराथन दौड़ होगी और उसमें देश विदेश के धावक दौड़ेंगे और इसको पर्यटन को आगे बढ़ाने और जो बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज है उनको और सुदृढ़ करने के तौर पर देखा जा रहा है। और पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने कहा कि इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसका लोगो भी जारी कर दिया। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अल्फला यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अल्फला यूनिवर्सिटी लगातार विवादों के घेरों में है। अब अल्फला यूनिवर्सिटी को नैक ने भी नोटिस जारी कर दिया है। नैक ने जवाब मांगा है कि आपने जो नैक का ए ग्रेड है उसको अपनी वेबसाइट पर क्यों सक्रिय दिखाया। नैक ने पूछा कि गलत जानकारी क्यों दिखाई गई, क्योंकि 1 साल पहले नैक द्वारा जो ए ग्रेड दिया जाता है वो उसकी सीमा, उसका समय समाप्त हो चुका है। वहीं इसका पूरा जवाब जब नोटिस का अल्फला यूनिवर्सिटी ने दिया तो वो अजीबोगरीब था, क्योंकि अल्फला यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया कि डिज़ाइनिंग एरर था। नोटिस मिलते ही यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट से ग्रेड को हटा दिया गया, वहीं माफ़ी भी मांगी। लेकिन जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार वेबसाइट पर गलत ग्रेड दिखाना छात्रों को गुमराह करने की श्रेणी में आता है और इसे डिज़ाइनिंग एरर कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि कई छात्रों ने इसे इसी ग्रेड देखने के बाद ही एडमिशन लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं 4 दिसंबर तक उस नोटिस का जवाब मांगा गया है और साफ तौर पर उस नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपकी यूनिवर्सिटी की जो अल्पसंख्यक की मान्यता है, जो आपका कोटा है, उसको रद्द कर दिया जाए। हालांकि 4 दिसंबर तक अल्फला यूनिवर्सिटी को जवाब देना है। क्या कुछ जवाब अल्फला यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद पुलिस अब लगातार मस्जिदों में भी सर्चिंग अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। लगातार मस्जिदों के अंदर में सर्चिंग अभियान चल रहा है। तमाम मस्जिदों के जो इमाम हैं उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग जमात में आते हैं, ख़ास तौर से मस्जिद में ठहरते हैं, वो कहाँ से आए, कितने लोग आए, कितने दिन के लिए आए, इसका सभी पूरा का पूरा ब्यौरा बनाकर संबंधित थाने को देना होगा। जिस भी मस्जिद के आसपास जमात जाती है, वो जमात जब मस्जिद के अंदर दाखिल होती है तो उसकी पूरी जानकारी इमाम के पास होनी चाहिए और वो पूरी जानकारी इमाम ख़ास तौर से अब जो मस्जिद के आसपास वाले थाने हैं,
चौकी है वहाँ पर उसको दर्ज कराएगा, एक एक पूरी जानकारी देगा। हालांकि जब से दिल्ली के अंदर में दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तब से लेकर लगातार फरीदाबाद पुलिस की तरफ से तमाम चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, कॉम्बिंग चेकिंग अभियान चल रहे हैं। जो लोग किराए पर रहते हैं उनके सत्यापन जो घरों के होते हैं उन पर भी पूरी तरह से अब निगाह रखी जा रही है। हालांकि इमाम को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल जमात में जाता था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो मस्जिद है वहाँ के जो इमाम हैं उनकी साथ में डॉक्टर मुजम्मिल के अच्छे संबंध थे। उसने उसी मौलाना के गांव में जाकर फतेहपुर तगा में एक मकान किराए का 2300 रुपये पे लिया था, जहां पर विस्फोट की सामग्री भी रखी थी। पुलिस को इस बात का भी अब कहीं ना कहीं शक होता नजर आ रहा है। जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल जमात में जाता था तो कहीं ना कहीं जमात के लोगों के साथ में उसका संपर्क भी होगा। एक एक निगाह पर अब जो पुलिस है वो ख़ास तौर पर अपनी निगाहें बनाई हुई है। देखना है कि आखिरकार आगे जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन जो मस्जिदों के इमाम हैं उन्हें साफ तौर पर दिशा निर्देश आला अधिकारियों की तरफ से दिए जा चुके हैं। सभी जगह पर कॉम्बिंग अभियान चलता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम जो थाने के SHO हैं वो लगातार कॉम्बिंग अभियान, सर्चिंग अभियान करते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर से जो बाहर से आने वाली जमातें हैं उन पर पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के समीप आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। जो कुंजापुरी माता के दर्शन करने जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 30 लोगों के करीब घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो ये यात्री थे ये गुजरात के रहने वाले थे और सुबह ऋषिकेश दयानंद आश्रम से कुंजापुरी मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले थे और कुंजापुरी हिंदोला खाल के बीच में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हुई है और जो 28 से अधिक जो घायल हुए हैं उनको नरेंद्र नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो गंभीर घायल हैं उनको ऋषिकेश एम्स भेज दिया है। साथ ही जिस तरह से उत्तराखंड में सड़कों की स्थिति खस्ता हाल बनी हुई है, यह भी एक दुर्घटना का मुख्य कारण बन रही हैं। लेकिन अभी तक जो BRO हो या लोक निर्माण विभाग हो, इन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिनके द्वारा सड़कों को खस्ता हाल जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं की गई हैं। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। गुजरात में हो रहे अवैध निर्माणों पर भूपेंद्र दादा का बुलडोजर चल रहा है। इससे पहले बड़ी कार्यवाही है वो अहमदाबाद के चंडोला इलाके में हुई थी। उसके बाद दूसरी बड़ी जो कार्यवाही है वो अहमदाबाद के ईसनपुर इलाके में आप देख सकते हो कि आज सुबह से यहाँ पे डिमोलेशन की जो कार्यवाही है वो चल रही है, क्योंकि ये तालाब की जो जगह है वो पिछले 40-50 साल से यहाँ पे कब्जे में थी। अवैध जो निर्माण है वो हो चुका था। आज सुबह से 20 से ज़्यादा JCB और हिटाची मशीन है वो काम पे लग चुके हैं। 1000 से ज़्यादा जो मकान है, जो अनलीगल जो बांधकाम है उसको गिराया जा रहा है। साथ में पुलिस के बंदोबस्त के और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो अधिकारी है उसके साथ ये जो कामगिरी है वो चल रही है। आप देख सकते हो कि बड़ी तादाद में पुलिस के काफिले के साथ ये जो कार्यवाही है हो रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो अवैध निर्माण है वो गुजरात में कई जगह पर देखने को मिलते हैं। कल भी भावनगर में जो मदरसा था उसका भी अवैध निर्माण था, वो भी गिराया गया था। और आज सुबह से यहाँ पे अहमदाबाद के ईसनपुर इलाके में ये जो कार्यवाही है वो चल रही है। आप देख सकते हो कि जो लोग हैं अवैध निर्माण करके पिछले 40-50 साल से यहाँ रह रहे थे, उनके ऊपर कड़ी जो कार्यवाही है वो प्रशासन द्वारा की गई है। साथ में चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ ये जो कार्यवाही है वो चल रही है। फिलहाल यहाँ पे 1000 से ज़्यादा जो अवैध निर्माण है उनको गिराया जा रहा है। कैमरामैन नितिन खत्री के साथ बलदेव ब्रह्म क्षत्रिय, अहमदाबाद। उत्तराखंड भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश टीम आने के बाद अब मोर्चों में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी है और महामंत्री संगठन, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम अन्य नेताओं के साथ जितने भी मोर्चे हैं, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, जितने भी मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के होते हैं, उनकी सबकी प्रदेश कार्यकारिणी किस तरह की होगी, प्रदेश की टीम कैसी होगी, उसको लेकर के कवायद शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ और नेताओं को भी चुनाव से पहले दायित्व दिए जाने की, दायित्वधारी बनाए जाने की सूचना सामने आ रही है। हमने प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा घोषित कर दिए हैं। हमारी पूरी प्रदेश की टीम बनेगी मोर्चों की
और जिलाध्यक्ष की घोषणा हम लोग करेंगे। हम लोग 3 तारीख तक अपने सभी मोर्चे प्रकोष्ठों को वितरण रूप से घोषित कर देंगे। इस बार हमारे जो मोर्चे होते हैं उसमें बेहतर संवैधानिक व्यवस्थाएं भी रहती हैं। हमने युवा मोर्चे 35 वर्ष की आयु की सीमा रखी है। महिला मोर्चा है तो उनमें हर उम्र की बहनें उसमें रहेंगी, लेकिन सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन का हम लोग ध्यान रखेंगे। युवा मोर्चे में भी बहनों की भी सहभागिता होगी। हर जाति समुदाय के लोग युवा मोर्चे की टीम में आए, उस उम्र तक की युवा आए, उसका हम सामंजस्य बनाएंगे। इस बार महिला मोर्चा है, हमारा किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, जनजाति मोर्चा, 6 के 6 मोर्चे हमारे प्रदेश स्तर के गठन के बाद जिले की ओर बढ़ेंगे। अब देखना यह है कि ये प्रदेश मोर्चों की कार्यकारिणी और दायित्वों का बंटवारा कब तक होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। संभल में 24 नवंबर 2024 में हुई हिंसा का 1 वर्ष आज पूरा हो गया है। सुरक्षा को लेकर के संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और संभल के डीएम ने तमाम आरआरएफ, पीएससी और यूपी पुलिस फोर्स के साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संभल शहर में फ्लैग मार्च निकाला। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया गया कि जो संवेदनशील इलाका है और मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई। वहीं संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने खुद सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की और इसको लेकर के तमाम जो संवेदनशील इलाका है और जो जामा मस्जिद व हरिहर मंदिर है उसको लेकर के तमाम चारों तरफ जो पुलिसकर्मी को तैनात कर दे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं यहाँ की तस्वीरें किस तरीक़ा से जो चारों तरफ पुलिसकर्मी है वो पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा लगातार ड्रोन कैमरे तमाम जो संवेदनशील इलाका है वहाँ पर भी निगरानी सतर्क पुलिस चौकी है। इसमें सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा खुद कैमरों पर निगरानी रखी जा रही थी। तमाम जिस तरीका से जो संभल शहर संवेदनशील इलाका है वो पूरी तरीका से पुलिस छावनी में कर दिया गया था। तो इसको लेकर के संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया गया कि जो 250 सीसीटीवी कैमरे मुख्य चौराहे और संवेदनशील इलाके में लगे हुए हैं तब से कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ है, जिससे कि जो कैमरा है उनको लगातार एकदम खौफ देखने को। उन्होंने कई प्रकार के कैमरे बताए जिस तरीका से लगे हुए हैं, जिससे कि किसी की गाड़ी का नंबर प्लेट है वो भी इस कैमरे से दिखाई जाए, वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी इसको मतलब किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने ये भी बताया कि जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनमें करीब 30 दिन का डाटा निकल सकता है, यानी कि कोई भी घटना होती है तो 30 दिन तक डाटा उसमें रहता है। तो संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे लगातार, और जो जहाँ के लोग हैं उन्होंने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के अपील की गई थी। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। प्रयागराज में बीती रात फिल्म अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत और क्रिकेटर सुरेश रैना के कार्यक्रम में भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। उस वक्त ये दोनों सितारे मंच पर थे, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद इन्होंने मंच छोड़कर वापस जाना बेहतर समझा। तो प्रयागराज की प्रयाग उत्थान समिति इन दिनों डिजिटल सदस्यता अभियान चला रही है, जिसका आगाज करने के लिए क्रिकेटर सुरेश रैना और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत प्रयागराज पहुंचे थे। दोनों जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर जब पहुंचे हैं उसके बाद जब उनको मंच पर ले जाया गया तो उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई और एक एक करके तमाम लोग मंच पर चढ़ने लगे। इस दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो वहां पर सुरक्षा कर्मी, उन्होंने काफ़ी देर तक हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन जब आपाधापी लगातार बनी रही तो दोनों लोग असहज हो गए। सुरेश रैना और कंगना रनौत ने वहां से वापस जाना ही बेहतर समझा और वहां से मंच से उतरकर दोनों वापस चले गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां थी उसके चलते दोनों असहज थे, कंगना रनौत और सुरेश रैना, इसलिए वो मंच से उतरकर वापस लौट गए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। दिल्ली के इंडिया गेट पर पोल्यूशन के खिलाफ कुछ प्रदर्शनकारी कल शाम को इंडिया गेट के सामने जो है प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये प्रदर्शन अचानक से नक्सली हिडमा के समर्थन में जो है वो तब्दील होते हुए नजर आया, जिसको पुलिस जो है दिल्ली पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों का समूह जो लगातार नक्सली हिंडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे और कुछ पोस्टर्स भी जो है वो दिखा रहे थे, उनको जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। ये चिली पेपर स्प्रे के साथ जो है ये हमला किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए और इस वक्त 22
प्रदर्शनकारियों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के दो अलग अलग थानों में जो है एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताएं कि कर्तव्य पथ थाने और संसद मार्ग थाने में इन एफआईआर को दर्ज किया गया है, जहां पर बीएनएस की धारा 74, 79, 115, 132, 222, 223 और 61 बी को लगाया गया है। आपको ये बता दें कि अभी इन प्रदर्शनकारियों को इसी संसद मार्ग थाने के अंदर रखा गया है और पुलिस अब ये जांच पड़ताल कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सुनियोजित तरीके से यानी प्री प्लान तरीके से अटैक किया गया पुलिस के ऊपर। आखिर जब प्रदूषण के खिलाफ जो है प्रदर्शन था, वो किस तरीके से मांडवी हिडमा जो नक्सली कमांडर था, जिसको कुछ दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया, उसके समर्थन में किस तरीके से बदल गया। ये तमाम एंगल से अब पुलिस जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जिस तरीके से मुस्लिम छात्रों के एडमिशन हुई है, उसको लेकर अब हिंदू संगठनों का जो यहाँ पर प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। और आज बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो जम्मू की सड़कों पर निकले हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मार्च जो है वो यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर निकाल रहे हैं और एक मेमोरेंडम जो है वो एलजी को वो राजभवन जाकर सौंपने जो है वो यहाँ पर वादे हैं। और लगातार उनका प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जो एडमिशन यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुई है, ये एडमिशंस जो हैं वो कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि सारा पैसा जो है वो श्राइन बोर्ड से जो चढ़ावा चढ़ता है उसके जरिए यहाँ पर आता है। उसको देखकर यहाँ पर ये एडमिशन जो है वो कैंसिल की जानी चाहिए और जो ये इंस्टीट्यूट है इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। उसी को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। बजरंग दल के नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ आप राजभवन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या बोलने वाले हैं जी आपको? देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा लगातार 5 तारीख से जो है ये प्रदर्शन जारी है। ये हम तीसरा चौथा प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का गेट हो, चाहे वो जम्मू सिटी के अंदर जो है वो प्रदर्शन हो, हम लगातार कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो 42 बच्चे जो हैं वो अदर धर्म के जो हैं उनको एडमिशन दी गई है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसको कैंसिल कर हिंदू बच्चों को एडमिशन दी जानी चाहिए। 50 सीटें आवंटित की गई हैं, जिसके अंदर 42 मुस्लिम, 7 हिंदू, 1 सिख बच्चे को जो है सीट दी गई है। ये संस्थान हमारा है, ये पैसा हमारा है। 1.25 करोड़ साल के जो हैं हिंदू तीर्थ यात्री जो हैं वो माता के दर्शन करते हैं, वहाँ पर पैसा चढ़ाते हैं और उनका पैसा चढ़ाने का एक उद्देश्य होता है कि ये पैसा जो है यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए और हिंदू बच्चों के लिए, गौशालाओं के लिए, गुरुकुल के लिए, हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए, गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए यूज होगा। लेकिन श्राइन बोर्ड जो है वो इसका पैसे का कहीं ना कहीं इस्लामीकरण करने का काम जो है वो कम कर रहा है। पहाड़ों से आ रही शीतलहर रुकने के बाद में पारा बढ़ने लगा है और उसके बाद पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ने लगा है। जयपुर की बात की जाए राजस्थान में, तो जयपुर के अंदर जो पॉल्यूशन का स्तर है वो इतना पहुंच चुका है कि जो दिवाली के बाद में प्रदूषण का स्तर हुआ था उसके बराबर शीतलहर रुकने के बाद अब जयपुर में दिखाई देने लगा है। यानी जयपुर को अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है पॉल्यूशन विभाग की ओर से कि पॉल्यूशन जो जयपुर के अंदर है वो 247 के करीब पहुंच चुका है। अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की बात की जाए तो भिवाड़ी है, जहाँ पर 336 और कोटा के अंदर 300 का लेवल पहुँच चुका है, जो दिखाता है कि दोनों शहर राजस्थान के रेड जोन के अंदर शामिल हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर पोल्यूशन का स्तर इतना है कि डॉक्टर्स ने चेतावनी जारी की है कि बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकलें। और उसी के साथ में जो PM10 की बात की जाए, कमिश्नरेट के बाहर जो बोर्ड लगा है उसमें दिखाई देता है कि PM10 हो या PM2.5 हो, जिससे आकलन किया जाता है, जो गणना की जाती है इसकी प्रदूषण के स्तर की, वो दोनों ही ज़्यादा दिखाई देता है। यानी कि 65 के करीब PM10 यहाँ पर पहुँच चुका है। तो जो प्रदूषण का लेवल है अगर उसकी बात की जाए तो जयपुर में लगभग 247 के आसपास है। अलग अलग इलाकों में अगर बात की जाए तो कुछ इलाकों में 271 तक भी पहुँच चुका है, जो दर्शाता है कि काफ़ी प्रदूषण की मात्रा है, जो ऐसा प्रदूषण दिवाली के समय में देखने को मिला था। इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से कई तरह के, लेकिन शीतलहर रुकने के बाद में जो पारा बढ़ा है उसके बाद में प्रदूषण का स्तर पूरे जयपुर शहर सहित राजस्थान के दूसरे शहरों में भी कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। भारतीय नौसेना का सबसे अचूक
सबसे घातक हथियार INS माहे आज से नौसेना का हिस्सा बन चुका है। इस वक्त हम मुंबई में नेवल डॉकयार्ड में मौजूद हैं और आपको मैं INS माहे की तस्वीर दिखा रहा हूं, जिसे आज ही कमीशन किया गया है। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह के हथियार जो हैं वो इसमें इंस्टॉल्ड हैं। सबसे आगे जो NSG गन मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, ये सरफेस टू सरफेस हमला करने के लिए ये जो गन है वो यहाँ पर लगा है, यानी कि अगर INS माहे के सामने कोई दुश्मन का जहाज दिखाई देता है तो NSG गन की मदद से उस पर सटीक हमला किया जा सकता है। उसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको रॉकेट लॉन्चर दिखाई देगा। ये खास एडवांस रॉकेट लॉन्चर है जो कि पानी के अंदर छिपे सबमरीन पर सटीक हमला करने की क्षमता है इस रॉकेट लॉन्चर में। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके जो सोनार और जो सोलार सिस्टम है वो काफ़ी आधुनिक है और यही वजह है कि दुश्मन के पनडुब्बियों का अब माहे से छिपना जो है वो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पीछे का जो डेक है वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पर डेकॉय लॉन्चिंग सिस्टम लगा हुआ है और ये जो डेकॉय लॉन्चिंग सिस्टम है इसकी खासियत ये है कि दुश्मन का अगर टॉर्पीडो माहे की तरफ बढ़ रहा है तो उसे उसका रास्ता भटकाने के लिए इस डेकॉय लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन का कोई भी प्रहार अब INS माहे तक नहीं पहुंच सकता। इस तरह के एडवांस वेपन्स जो है वो इस INS माहे में इंस्टॉल्ड है। भारतीय नौसेना की शक्ति अब समुद्र में पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।